Now next, a concave mirror of focal length f1 is placed at distance d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination and returns to infinity. The distance d must equal. अब यहाँ पर आपको देखा डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगी? क्वेश्चन आप देखो, एक तो आपका हो गया कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस द डिस्टेंस दी कॉन्वेक्स, हाँ मिरर है और एक कॉन्केव लेंस है, सॉरी एक तो मिरर हो गया और एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। इसका कोई डायग्राम आप देखो, सबसे पहले तो हमें डायग्राम समझना पड़ेगा इसका कि कैसे बनेगा डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, एक तो लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स, एक आपका मिरर हो गया कॉन्केव, इस तरह से, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f2 है और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ f1 है, ठीक है। तो इसकी लेंस क्या, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी f2, इसकी फोकल लेंथ कितनी f1 है, ठीक है। अब लाइट कौन सी गिर रही है? बीम ऑफ लाइट है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब हम लाइट ले रहे हैं जो इन्फिनिटी से आती है, तो इन्फिनिटी से आएगी तो क्या होगा? फोकस से पास होगी। अब फोकस से पास होगी तो ये फोकस से पास होगी, ये f2 से पास होगी, इससे इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी पैरेलल आएगी, वो भी फोकस से पास होगी इस तरह से। अब फोकस से पास होकर आगे किससे टकराएगी? आगे मिरर से टकराएगी। तो बोला क्या है? अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फॉलिंग ऑन दिस कॉम्बिनेशन एंड रिटर्न्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे रिटर्न करने के लिए आप देखो, इन्फिनिटी पे रिटर्न होना है अगर, तो इन रेज को क्या करना होगा? ये रेज ऐसे आएंगी और ऐसे कैसे वापस लौट जाएंगी। जैसे ये वाली रे देखो आई, ये गई, ऐसे कैसी टकराई और ऐसे कैसे वापस आ जाएगी, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लेंस का तो क्या है? फोकस पॉइंट है। बट ये मिरर का कौन सा पॉइंट होना चाहिए कि लाइट गिरकर वापस आ जाती है? तो ये मिरर का सी होना चाहिए। सी मतलब आप समझते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होगी? हम बात करें अगर मिरर से तो ये होती 2f1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी आपकी f2, लेंस से ये होगी डिस्टेंस f2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक f2 और ये वाली 2f1, तो सेंटर से पास होगी तभी तो रे जो है रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, टकरा के रिफ्लेक्शन होकर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? f2, और ये डिस्टेंस क्या होगी? 2f1। अब देखो 2f1 और f2 का कॉम्बिनेशन दो हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों हैं, बट आपको पता है कौन सा मिरर है? कॉन्केव। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास ये -2f1 होगी। तो ये तो आ गई +f2 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आएगी -2f1 क्योंकि कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। व्हेन अ बायकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index of. अब इसमें आपको पता है कि जो भी लेंस है अगर वो सिंपल प्लेन शीट या सिंपल प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करना चाहता है, तो हमने पढ़ा इसके लिए कि मान लो ये लेंस है, कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव हो, इसके आसपास जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है आपसे। तो जिस लिक्विड में ये लेंस डिप्ड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μg। लेंस का मान लो, ये मीडियम का मान लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया म्यू लेंस और ये लिख दिया मीडियम। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू एल विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 और 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहा है सिंपल प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, मतलब रे जो है वो सिंपली ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 1/f की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और वो 0 कब होती है? जब μl और μm बराबर हो, ठीक है। तब जाके 1/f क्या आएगा? 0 आएगा, और f की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी,
ठीक है, वैसे भी हमने पॉइंट्स में पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये नोट्स में कि भी जब लेंस सिंपल ग्लास की तरह कब बिहेव करेगा, जब इसे ऐसे लिक्विड में डिप करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द ग्लास या इक्वल टू द लेंस होता है। ठीक, सो ये PMT 2012 का क्वेश्चन था। चलें नेक्स्ट, अगला है रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज along the principal axis of concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror। ठीक, the length of the image is, यहाँ पर आपसे इमेज की लेंथ पूछी है कि लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगी। इसके लिए हम देखें कैसे कर सकते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या होगा मिरर फॉर्मूला, कैसे यूज़ होगा वो देखो। तो रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम देखना सबसे पहले, तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये आपका क्या हो गया, मिरर। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रॉड का जो एंड है, ये रॉड ले लेता हूँ मैं, इस तरह से ही रॉड है। इस रॉड की जो एंड है, ये वाला एंड, बी एंड, जो पोल के क्लोज़र होता है, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 10। इसका मतलब ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया, और ये फोकल लेंथ हो गया जो इसकी 10 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, रॉड की लेंथ भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। राइट, तो ये केस है। अब आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द इमेज। अब लेंथ ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगी यहाँ पर, वो देखो आप कैसी बनेगी। ये जो सी पॉइंट मतलब बी पॉइंट जो है, ये इसकी इमेज देखो, मिरर है ना, मिरर कैसी बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इसकी इमेज कुछ ऐसे मान सकते हैं हम कि बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। तो जो इमेज आएगी इसकी, वो इस तरह से आएगी। सी पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज है, ये इस तरह से बनेगी। देखिए, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो बी की इमेज क्या हो गई, बी डैश। अब ये ए की इमेज ही बनेगी, तो ए की इमेज बन जाएगी। अब ये आपको पता है, जब से दूर होती है सी पॉइंट से अगर दूर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। तो यहाँ पे कोई ये इमेज आप ऐसी मान लोगे, कुछ डिस्टेंस में मान लेते हैं, जो भी डिस्टेंस होगी, तो आप इसकी इमेज ऐसी मान सकते हो, इस तरह से मान लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ए बन गया ए डैश पर, और बी बन गया बी डैश पर। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। कुछ ऐसे ही मान ली हमने, इस तरह से इमेज बनेगी। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो हमें क्या होगा, बी डैश की और ए डैश की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि बी पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ, सी पर। तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर। तो बी डैश तो आ गया वही 20 पर। अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए डैश की। तो मिरर से ए कितना दूर है, 20 + 10, ए पॉइंट। तो हम बात करें ए पॉइंट की, तो ए की वैल्यू आ गई, ए की डिस्टेंस आ गई -30। वी हमें निकालना है, और इसकी फोकल लेंथ हमें पता है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है, -10। ठीक है, अब हम क्या करें, मिरर फॉर्मूला लगा लें। तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। ये हमने मिरर फॉर्मूला लगाया। इससे हमारे पास कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी, ए डैश की। बी तो बी डैश और बी डैश एक ही जगह पर, बट ए डैश कितना दूर है वो हमें मिल जाएगा। फोकल लेंथ कितनी है, -10 रख देते हैं। वी हमें निकालना है, और u कितना है, -30। तो ये पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो 1/v = क्या होगा, -1/10, और ये इधर आके ऐड करोगे तो +1/30। एलसीएम आपको पता है क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका, एलसीएम ले लेंगे 30। तो 30 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ आएगा +1। ठीक है, तो ये आया 1/v। तो v की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या मिलेगी, v की वैल्यू आ जाएगी 30/-2। इसका मतलब v की वैल्यू आ गई, ये क्या होगा, ये -2 होगा, और ये 30 होगा। ठीक है, तो 30/-2 मतलब -15 होगा, -15 है। अब अगर आप देखो तो बी डैश तो है 20 पर, और ए डैश कितना हो गया, -15 पर। ठीक है, तो -15 अगर ए डैश पर है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इमेज जो बनेगी सी से आगे, इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। इसकी इमेज जो बनेगी, इसमें हमने बनाई ए डैश की इमेज।
एक जो फाइनल लेंथ आती है हमारे पास इसमें वो मिल जाती है 15 आई हमारे पास इससे। तो v अगर 15 है a डैश का, तो इस डायग्राम को हम ऐसे बनाया हमने, तो हमने क्या बनाया, a डैश को थोड़ा दूर बना दिया। जबकि इस डायग्राम को अगर मैं करेक्ट करूं तो हम क्या करें, इस a डैश को आप बनाओगे कहाँ पर, ये जो रॉड थी आपकी, ये रॉड जैसा हमें डेटा मिला कि b का तो b डैश पे बन जाएगा, b का b डैश तो c पे बनेगा, ठीक है। बट a c के आगे वाला बियॉन्ड c अगर ऑब्जेक्ट होता है इसकी इमेज कहाँ बनती है, आगे बनती है। और हमने निकाल लिया कितनी बनती है 15, ये यहाँ बनेगी इस तरह से, ये है। तो ये क्या होगा, a डैश होगा। तो ये रॉड है और ये लेंथ, ये रॉड है ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज है, और इमेज के दो एंड है, a बनेगा a डैश पर। तो a डैश की दूरी कितनी आई, a डैश की दूरी आ गई -15। देख लो a डैश की दूरी, a डैश कितना होगा, a डैश है 15 पर, -15 है मतलब इधर आएगा a डैश। और b का b डैश कितना दूर है, वो है 20 पर, ठीक है। b का b डैश कितना दूर होगा, 20 पर। तो ये टोटल डिस्टेंस 20 है। तो ये 20 हो गई और ये कितना दूर है, 15 है। तो 15 और ये 20, तो इमेज की लेंथ कितनी आ गई, 5। तो इमेज की लेंथ आएगी 5, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये रॉड होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा, इसकी इमेज आगे बनेगी, b का तो b बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से रखी हुई है, ये रॉड है तो b का b पे बनेगा, बट a का आगे बनेगा क्योंकि a की वैल्यू क्या आई, -15। तो a का आगे बन जाएगा तो 15 पर, और b का 20 पर है, तो टोटल रॉड की लेंथ कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। तो हम 2 बार फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये भी मेंस 2012 का है। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, द प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। अब यहाँ पर आपको बोला है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन का प्रिज्म है, और डेविएशन डेल्टा एम जो होता है, डेल्टा एम की वैल्यू वो दे दी आपको a के इक्वल है, ठीक है। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2। तो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, a है, तो a डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने लगा दिया। तो ऊपर तो क्या आ गया, ऊपर आ गया साइन a, ये साइन 2 अपॉन 2 क्या होगा, साइन है, और नीचे क्या आ गया, साइन a/2, राइट। तो साइन ए को ओपन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन a/2। तो यहाँ से साइन a/2 से a/2 कैंसिल कर दूँ, तो म्यू की वैल्यू क्या मिली, म्यू की वैल्यू मिली 2 कॉस a/2, ये म्यू की वैल्यू है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू मिल गई आपको, म्यू की वैल्यू मिल तो गई। अब a की वैल्यू क्या है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जो डेविएशन होता है प्रिज्म का, वो देखो आप, ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है। एक रे जो बाहर निकल रही है इससे, वो देखो आप, जो रे बाहर निकलती है, डेविएशन की बात करें, ये अंदर आती है और इस तरह से आ रही है बाहर, तो ये नॉर्मल होता है, ये आपका डेविएशन होता है। तो डेविएशन कम से कम कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो होता है 90। रे इधर भी जा सकती है और रे ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे डेविएशन की वैल्यू, ये जो एंगल होता है डेविएशन, या अपन कह सकते हैं जो डेविएशन की वैल्यू होती है, यहाँ a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेल्टा एम और a बराबर है इसमें, तो चाहे डेल्टा एम ले लें चाहे a ले लें, इसकी वैल्यू होगी 0 to 90 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू जो हो सकती है हमारे पास, वो हो सकती है 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू हो सकती है, राइट। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। पतले से पतला प्रिज्म होगा, 0 से 90 तक की बात कर रहे हैं, तो पतले से पतला प्रिज्म होगा, तो पतले से पतला प्रिज्म होगा तो एंगल बहुत छोटा, और बड़ा प्रिज्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल अगर लें अपन, तो प्रिज्म का एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, 90। तो 0 से 90 तक a की वैल्यू वेरी करती है, ये मैं बात कर रहा हूँ a की। डेविएशन भी आपका 0 से 90 तक हो सकता है, a भी जो है आपका 0 से 90 हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं a की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ, तो अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूँ तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,
और अगर मैं ए की वैल्यू 90 रखता हूँ 90, तो 90/2 क्या होगा 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो म्यू की वैल्यू √2 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, वो आएगी √2 से 2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका लाइज बिटवीन 2 to √2 और √2 से 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल मस्ट बी। तो क्या डिस्टेंस होगी मिनिमम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, क्या होगी? देखो, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज मस्ट बी। तो कॉन्वेक्स लेंस ये ले लिया, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पर रख दिया मैंने 2f पे ऑब्जेक्ट, और इमेज भी कहाँ बनेगी 2f पर, ये इमेज बनती है। सबसे क्लोज पॉइंट यही है। अगर मैं इससे और आगे ले जाता हूँ तो इमेज और दूर चली जाती है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, ये होती है 4f। ठीक है, तो इसकी ये तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सेकंड 4f। सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रियल एंड इमेज रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो होती है 4f। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे ले आओगे तो इमेज आगे चली जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, इमेज का बनती है फोकस पर, तब भी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है 4f। नाउ नेक्स्ट, नीट 2013 का क्वेश्चन है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दो हैं, तो दोनों को कैसे फिट किया, देखो फिटिंग की आप कंडीशन देखना है इसमें कुछ इस तरह से फिट किया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉनकेव, दोनों लेंस को फिट कर दिया। तो फिट कर सकते हैं भी, ऐसे फिट कर देंगे इसको। फिट करने के बाद इस तरह से बनेगा, ये तो है कॉन्वेक्स लेंस पहला, और ये हो गया दूसरा कॉनकेव लेंस, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की r है, इसकी भी r है और इसकी भी r है। ठीक है, सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आपसे पूछा है, तो 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 हम लगाएंगे। ठीक है, तो आप सोचो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ अगर हमें पता है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं आराम से। तो फोकल लेंथ तो आपको पता ही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होती है 1/f μ-1। यहाँ पे क्या होता है, जनरली फॉर्मूला जो लगाते हैं 1/f का, वो 1/f होता है, μ-1 होता है, फिर 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। बट प्लेनो वाले केस में ये वैल्यू बचती है r तक की। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू μ-1/r होती है। और ये हम कह सकते हैं प्लस माइनस कैसे, प्लस माइनस क्यों, इसकी फोकल लेंथ प्लस होती है और इसकी फोकल लेंथ माइनस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, तो ई कॉम्बिनेशन में आप पुट कर सकते हो। देखो 1/f इक्वलेंट आपको चाहिए, 1/f इक्वलेंट 1/f1 की वैल्यू देखो, 1/f1 की वैल्यू 1/f1, f1 कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, तो पॉजिटिव होगी और वैल्यू ये आएगी। तो प्लस रखोगे, म्यू कौन सा लेंस है पहला, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तो होती है μ1 - 1/r। ठीक है, और सेकंड लेंस कौन सा है f2, ये कॉनकेव है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो हम पुट करेंगे प्लस, फिर आएगा माइनस μ2 - 1/r। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गई, राइट। सो अब आपसे पूछा है इसमें कि इस तरह की फोकल जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, तो इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालनी है हमें, तो निकाल सकते हैं। देखो 1/f इक्वलेंट निकालना है, ये आ जाएगा μ1 - 1 या μ1/r - 1/r। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस μ2/r
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/r। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट कट जाएगा, -1/r और +1/r, ये वैल्यू कट जाती है। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो μ1 - μ2/r। ये किसकी वैल्यू है, कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ की, इक्वलेंट फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एफ इक्वलेंट की वैल्यू क्या मिली आपको, एफ इक्वलेंट की वैल्यू मिल गई आपको r/μ1 - μ2, r/μ1 - μ2। तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू होती है। तो इसमें ऑप्शंस गलत मिसप्रिंट हुए हैं, इसको हम ऑप्शंस को सही कर लेते हैं। ऑप्शन जो पहला दे रखा था इसमें, वो ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 2r, पहला ऑप्शन दे रखा है 2r μ2 - μ1, ये पहला ऑप्शन था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है r/2 μ1 + μ2, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है r/2 μ1 - μ2। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है r/μ1 - μ2। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको समझ में आया इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमें मिल रहा है। यहाँ पर एफ इक्वलेंट की वैल्यू क्या आई, 1/f इक्वलेंट की वैल्यू है μ1 - μ2/r। तो इसको इन्वर्ट कर लें, रेसिप्रोकल क्या होगा, r/μ1 - μ2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला फोर्थ, जिसको हम फोर्थ कह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये लिखा हुआ था यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन ये लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन ये था, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नीट 2013 में एक और क्वेश्चन था, 13 के नीट का क्वेश्चन था। दोनों आपके देखो क्वेश्चन दोनों हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट आई के रे ऑप्टिक्स के। रे ऑप्टिक्स का देखो कई साल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर अ नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 20 diopter. Using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated to be। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो आपको आई का स्ट्रक्चर पता है। इसमें बोला है कॉर्निया जो है उसकी कन्वर्जिंग पावर कितनी है, 40 डायोप्टर है। कॉर्निया, उसके पीछे होता है आई लेंस, तो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर जो मिनिमम दे रखी है वो 20D है। ठीक है, फिर इसका अगर ये दोनों हम यूज़ करें पावर, तो डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द कॉर्निया आई लेंस मस्ट बी एस्टिमेटेड टू बी। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में कितनी डिस्टेंस होती होगी, ये हमें निकालने को बोला है इसने। तो आई में आपको पता है कॉर्निया का स्ट्रक्चर पहला होता है, आई में कॉर्निया हो गया। ठीक है, इसके पीछे आपका लेंस होता है। तो कॉर्निया की पावर कितनी है, 40, और लेंस की पावर कितनी है, 20। तो इक्वलेंट पावर क्या हो गई, P1 + P2 इक्वलेंट पावर हो गई हमारी 40 + 20 मीन्स 60 डायोप्टर। तो पावर हो गई 60 डायोप्टर। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, 1/p। ठीक है, तो 1/p मतलब ये आ गया 1/60। यहाँ पर ये मीटर में आएगी। ठीक है, तो मीटर को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मैंने लिख दिया 100/60। अब 0 0 कैंसिल हुआ, 10/6 आया, मतलब 5/3 आया। तो ये आ जाएगा 1.66 मतलब 67 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। इस तरह से हम रेटिना और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ के नेक्स्ट अगला आ जाओ। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन द मैग्नीफाइंग पावर। पूछिए क्या ये इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी मैग्नीफाइंग पावर, ये हमें निकालनी है। तो इसमें ऑप्शन में देखो मैग्नीफाइंग, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें माइक्रोस्कोप भी हमारे पास और टेलीस्कोप भी है, दोनों हैं अगर, तो हमें दोनों का मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप का, उसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप, वो आ जाता है माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहा है, तो माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर और टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप की तो आपको पता है, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, वो तो होती है FO अपॉन FE। ये किसकी मैग्नीफिकेशन पावर लिखी, टेलीस्कोप की। अगर आप माइक्रोस्कोप की याद करोगे पावर, माइक्रोस्कोप की जो हम बात करें माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर की, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, इस तरह से आएगा। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला है, यह आ जाएगा LD अपॉन FO इंटू FE। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नीफिकेशन पावर टेलीस्कोप के लिए तो FO सामने है, तो अगर आप क्या करोगे, फोकल लेंथ FO को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो FO बढ़ाओगे तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर तो बढ़ जाएगी, बट FO अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की घट जाएगी ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी और टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका फोर्थ। FO को बढ़ाने से माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर डिक्रीज होगी और टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी, क्योंकि टेलीस्कोप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और माइक्रोस्कोप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। राइट, चलें आगे नेक्स्ट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आता है इसमें 14 में ही वापस अगेन, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। ठीक है भाई, तो सिल्वर्ड सरफेस कैसे बनेगी वो देख लो, ये सरफेस वन ऑफ इट्स सरफेस सिल्वर्ड, तो ये ऐसे होगी, इसका मतलब रे जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, हम यूँ टकराएगी। ठीक है, कैसे टकराती हो देखते हैं आगे। द लाइट रे फॉलिंग एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A, तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है रे, वो 2A एंगल पे स्ट्राइक होती है। ठीक है, 2A एंगल पे स्ट्राइक होती है, तो लाइट जो होगी वो 2A एंगल पे स्ट्राइक होगी। सो रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। अब सेम पाथ रिफ्लेक्शन के लिए हमें रे पहले से ही हमें ऐसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न कैसा होता है पाथ, जब ये रे ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी नॉर्मल के अलोंग, तब जाके वापस आएगी, तो ये रे ऐसे आएगी। तो यहाँ से मैंने ये रे ऐसे ले ली आती हुई, और ये ले लिया मैंने नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल अगर ये है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, वो है 2A एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, और यूँ स्ट्राइक करेगी, वापस आ जाएगी सेम पाथ पे, सेम पाथ से सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। सो द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात बताओ मुझे, आई तो मुझे पता है, आर मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से R1, बट ये जो R2 है ये क्या है, R2 यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू A होती है, इसका मतलब R1 की वैल्यू A हो जाएगी। राइट, तो R1 की वैल्यू A हो गई, I1 की वैल्यू तो पहले से गिवन है 2A है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। अब μ1 तो 1 होता है, एयर है, और sin I की वैल्यू दे रखी है 2A इक्वल्स टू μ2 मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू हो गया, और sin R1 I1 R1 लेना है, तो R1 की वैल्यू है, ये I1 लोगे, ये R1 लोगे, तो I1 तो हो गया 2A, R1 हो गया A। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ गई sin 2A अपॉन sin A। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसको, क्योंकि सबको पता है sin 2A इक्वल्स टू कितना होता है, sin 2A इक्वल्स टू होता है 2 sin A cos A, और नीचे आएगा sin A। ठीक है, तो sin A से sin A कट गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos A। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था, स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ लगा के आप इसको निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot A/2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। देखो ध्यान से, म्यू इक्वल्स टू होता है साइन डेल्टा एम प्लस A/2, प्रिज्म फॉर्मूला सबको याद है, डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ठीक है भाई, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, ये तो है म्यू की वैल्यू, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको cot A/2, तो म्यू की वैल्यू हम रखेंगे cot A/2, ये हमने रख दिया म्यू की वैल्यू। अब म्यू की वैल्यू आपको पता है cot A/2 मतलब cos A/2 अपॉन sin A/2। ठीक है, इक्वल्स टू इधर आ जाओ,
तो यहाँ आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो दोनों में डिवाइड में साइन ए बाई टू आया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा इधर कॉस ए बाई टू, इधर बचा साइन ए बाई टू। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करें आगे। तो कॉस ए बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बाई टू को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस ए बाई टू, क्योंकि कॉस ए बाई टू है, इसको मैं लिखूंगा साइन 90 प्लस ए बाई टू, और इस साइड में लिख रहा हूँ साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, राइट। तो मैं 90 प्लस ए बाई टू, अब मैं दोनों का एंगल इक्वेट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आ जानी चाहिए हमारे पास। अब देखो 90 प्लस ए, अगर प्लस ए बाई टू तो ए कट जाएगा, ए में ऑप्शन है। हम क्या लेंगे कॉस ए बाई टू, मतलब कॉस थीटा जो हमने यूज़ किया, कॉस थीटा हम यूज़ करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो प्लस ए बाई टू की जगह मैं यहाँ पे क्या लूँ, माइनस ए बाई टू लूँ। ठीक है, तो अगर माइनस ए बाई टू लूँगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 180, मतलब 2 एलसीएम आया तो 180 माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब डेल्टा एम की वैल्यू चाहिए तो ए इधर आके माइनस कर दो, तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2a। ठीक है, 180 माइनस 2a, तो करेक्ट ऑप्शन होता है इसका 180 माइनस 2a के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका फर्स्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन इसका, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास lenses 1.5 each having radius 20 cm are placed with their convex surface in contact at center. The intervening space is filled with the oil of refractive index 1.7. The focal length of the combination will be. तो आप समझ रहे हो इसमें क्या होगा, हमें इसमें इस तरह का आएगा कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब इस तरह से आएगा, देखो पहला प्लेनो कॉन्वेक्स इस तरह से है, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स इस तरह से है, और बीच में आपने क्या फिल कर दिया, बीच में कोई फिल कर दिया आपने लिक्विड या ऑयल। ठीक है, तो बीच में ऑयल फिल कर दिया। ठीक है, ये पहले भी आपका क्वेश्चन, ये भी कंपटीशन में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला। तो आप देखो इसमें कॉम्बिनेशन हो गया 3 का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, तो मैं पहले इसकी फोकल लेंथ निकालूं तो 1/f इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1/r। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ में निकाल सकता हूँ। म्यू कितना होता है, म्यू होगा आपका 1.5 माइनस 1.5, 0.5 मतलब हाफ, तो हाफ इंटू आर, रेडियस कितनी है 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/40 आ जाएगा, हाफ इंटू रेडियस। म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 हो जाएगा हाफ, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 20। तो फोकल लेंथ आ गई इसकी प्लस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका प्लस का 40, इसका प्लस का 40। अब बीच में क्या बचा, बीच में बचा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, जो किसका बना हुआ है, ऑयल का। तो ऑयल का कॉन्वेक्स लेंस जो होगा 1/f इक्वल्स टू म्यू कितना दिया है ऑयल का 1.7 माइनस 1, आसपास एयर है, बीच में ऑयल हो गया। फिर इसकी 2 रेडियस होगी, R1 R2 दोनों हैं, तो इसके लिए तो हमने यूज़ किया 1/r, बट इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2/r। r आपका 20 है। ठीक है, और फोकल लेंथ कैसी आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी। पहले सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो ये 1.7 माइनस 1 क्या होगा 0.7 इंटू 1/10। ठीक है, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/100। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई 7/100 जो नेगेटिव होगी। अब आपको तीनों का कॉम्बिनेशन सेट करना है, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है, तो 1/f इक्वलेंट निकालना है। सबसे पहले लेंस आएगा कॉन्वेक्स, फर्स्ट प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर आएगा सेकेंड नंबर पे कॉनकेव, फिर वापस आ जाएगा थर्ड नंबर पे कॉन्वेक्स। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ कितनी है प्लस का, फर्स्ट तो कॉन्वेक्स है तो प्लस का 40 आएगा। सेकेंड आपका फोकल लेंथ माइनस में आएगी, तो माइनस का, अच्छा 1/f की वैल्यू आ रही है 7/100, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 7/100, और ये वापस प्लस का 1/40। ठीक है, तो एलसीएम क्या ले सकते हैं, बता सकते हो इसका एलसीएम ले लेंगे हम 200 200 एलसीएम लिया
तो 200 का एलसीएम लेंगे तो 40 इंटू कितना होगा 5, तो ये आ जाएगा 5, फिर आएगा -1400 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास 10/14, सॉरी 10 -14 तो -4 आया, तो ये आ गया -4/200, मतलब माइनस फोकल लेंथ आ गई -200/4, मतलब फोकल लेंथ आ गई F इक्वलेंट। रिवर्स करेंगे, इन्वर्ट करोगे इसको तो आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, -50 सेंटीमीटर। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन रीड करें। अगला क्वेश्चन है APMT 2015 का। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे रखा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको पता है मैग्निफिकेशन पावर जो यूज़ होती है वो होती है FO/FE। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी FO/FE, राइट। और आई इसमें बोला है आगे जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ L है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है L, और हाइट ऑफ इमेज क्या है वो है I, रियल इमेज बना रही है I। ठीक है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप आपसे पूछा है, मतलब FO/FE पूछा है, बट ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं, राइट। तो हमें अगर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है इसमें, तो हम देखें जो आई पीस लेंस है वो रियल इमेज फॉर्म करता है, तो आई पीस लेंस कितनी इमेज हाइट क्या है इसकी I है, तो आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन में लिखूँ अगर M आई पीस वो होता है I/L। ठीक है, रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्ट बनाएगा -I/L, और ये होता है VE/UE। ठीक है, VE/UE होता है। ठीक है, इसको सिंपल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो हमारा होता है किसके लिए आईपीस लेंस का सिंपल मैग्निफिकेशन है। ठीक, अब जो सिंपल मैग्निफिकेशन है VE/UE हम कहते हैं इसको। इसके अलावा इसका दूसरा फॉर्मूला है FE/FE + U, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मिल गई हमें हमारे पास। अब इसमें और क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन बैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन, L दे दिया आपको। ठीक है, अब इसमें खास बात इसमें और दी, देखो ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है आपका आईपीस लेंस। टेलीस्कोप है तो आईपीस लेंस छोटा बनता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है वो यहाँ है। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो आगे कहीं बनेगी, बट ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ है। तो मुझे बता सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर आईपीस लेंस है तो U की वैल्यू क्या होगी, U मतलब UE की वैल्यू क्या होगी, जो हमें UE चाहिए ना उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस लेंस से इस लेंस पे दूर है, तो FO/FE ये लेंथ होती है दोनों के बीच की। ठीक है, तो मैं UE की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ FO/FE। देख लो ऑब्जेक्ट जो लेंथ L दिया है वो कहाँ दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे दिया है। तो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है, आईपीस लेंस के लिए जितना दूर ऑब्जेक्टिव लेंस है उतना दूर ही ऑब्जेक्ट है। तो ये हम UE की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये आ गया FE, यहाँ आ गया FE, UE की वैल्यू पुट करूँगा -FO/FE। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो FE कटेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का I/L, और यहाँ पे क्या बचेगा FE से FE कटने के बाद माइनस का FE/FO, तो माइनस से माइनस कट गया। तो बताओ FE/FO की वैल्यू कितनी I/L। मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है FO/FE, उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, L/I इक्वल्स टू क्या होगा FO/FE, और इसी को मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आया इसका L/I। तो ये करेक्ट आंसर है इसका L/I। थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल था, कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था बच्चों के लिए, तो ये आपको समझना है और UE की वैल्यू ये पुट करनी है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, 3 कलर प्रिज्म पे गिरते हैं और तीनों कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं 1.39, 1.44, 1.47 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मुझे बताओ, आपको पता है प्रिज्म पे अगर लाइट गिरती है, लाइट गिरी प्रिज्म पर, ये अलग अलग लाइटें गिरती है, ऐसे पैरेलल गिरी है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी कितने से 45 पर, तो 45 पर अगर स्ट्राइक करेगी, सपोज करें जो 45 डिग्री एंगल है ये क्रिटिकल एंगल हो, IC 45 डिग्री हो, तो आपको पता है IC अगर 45 हो तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं।
म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई सी, म्यू इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन साइन आई सी। साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू होता है, पता है आपको क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन। सो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन साइन आई सी। साइन कितना होगा 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है √2, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए √2। तो अगर ये जो रे है ये 45 पे गिरती है, ठीक है, और अगर ये बाहर नहीं जाएगी, इसका TIR हो जाना चाहिए, TIR हो जाना चाहिए, तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए √2। √2 का मतलब होता है 1.414, ठीक है। अब अगर म्यू की वैल्यू 1.4 से कम होगी तो मुझे बताओ साइन आई सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन म्यू। अगर म्यू कम करूंगा तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अगर मैं म्यू कम करूंगा तो आई सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो म्यू कम किसका है, देखो 1.4 से कम किसका है 1.39 है ना हमारे पास कम, ये किसके लिए है, ये है आपके रेड के लिए। तो अगर म्यू कम होता है तो आई सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और आई सी कितना है हमारे पास, यहाँ पर एंगल कितना है 45 ज़्यादा एंगल है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि रेड कलर ऐसा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। तो 45 डिग्री पर क्या होगा, TIR नहीं होगा। TIR के लिए कंडीशन पता है, TIR के लिए आई होना चाहिए ग्रेटर देन आई सी। अब यहाँ पे आई सी बढ़ जाएगा तो आई तो हमारे पास फिक्स है 45, अगर आई सी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इस आई, ये जो आई है रे है, ये सीधी निकल जाएगी, एक रे इनमें से वो कौन सी होगी रेड, वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देखो इसका आंसर क्या होगा, प्रिज्म क्या करेगा, रेड सेपरेट द रेड कलर बिकॉज रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इस रे का TIR नहीं होगा। तो सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अ लेंस हैव टू कॉन्केव सर्फेसेस आर 2 मीटर एंड कॉन्वेक्स विद R2 3 मीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछा है। तो लेंस में 1 कॉन्केव सरफेस है और सेकेंड कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये बना सकते हैं, देखो ड्रॉ करें, 1 तो है कॉन्केव से बनता है, सेकेंड आपकी कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट रेडियस कितनी है R1 दे रखी है 2 मीटर, जो आपकी इधर की साइड आएगी तो -2 मीटर हो जाएगी, और सेकेंड आएगी -3, ये भी इधर आएगी तो -3। तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f म्यू -1, म्यू कितना है 1.5 -1 1 R1 तो आएगा माइनस का 1/2 -1/R3 तो माइनस का 1/3, 1/R1 -1/R2, ये R1 की वैल्यू पुट की, R2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू ये आएगा माइनस का हाफ प्लस का यहाँ आएगा 1/3, राइट। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/2 एलसीएम ले लिया मैंने 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा +2, राइट। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो 1/f की वैल्यू कितनी आई, 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू माइनस का 1/6, ये -1 हो गया 6 हो गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई -12, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो एम्स 2015 का क्वेश्चन है, अगला भी यहाँ पे प्रिंट हुआ इसमें एम्स 2015 का। अगला देखो, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप FO एंड FE आर डिस्टेंस द लेंस 20 सेंटीमीटर, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देन मैग्नीफाइंग पावर विल बी, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपसे मैग्नीफाइंग पावर, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने को बोला है और डिस्टिंक्ट विजन के लिए बोला है एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो डिस्टिंक्ट विजन का मिनिमम डिस्टेंस का है, केस 2 है, स्ट्रेन्ड आई वाले केस में है V0/U0 1 + D/FE, ठीक है। तो ये वाला पावर का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू आपके पास है, आपके पास D है 25, आपके पास FE है 20 mm, तो mm को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, ध्यान रखना mm है तो 10 टू पावर क्या करेंगे -1 करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आपके पास F की वैल्यू है, F की वैल्यू वो है आपके पास, F की वैल्यू मिल गई आपको, FO की वैल्यू 7 है और FE की वैल्यू 20 है,
ठीक है। तो वी नॉट अपॉन यू, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज एल दे रखा है, एल की वैल्यू होती है वी नॉट प्लस, यहां पर देते हैं वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। तो वी नॉट प्लस एफ ई, राइट। तो लेंथ की वैल्यू अगर वी नॉट प्लस एफ ई है यहाँ पर, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे वी नॉट की वैल्यू। और अगर वी नॉट की वैल्यू मिल गई हमें अच्छा एफ ई तो कैसे होगा, यहाँ पर कौन से केस की बात कर रहे हैं, केस 2 की, केस 2 नियर पॉइंट वाला है। नियर पॉइंट में लेंथ का फॉर्मूला वी नॉट प्लस यू ई होता है, एफ ई तो कौन से केस में होता है, फर्स्ट केस में। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर, सबसे पहले आप क्या करोगे, आई पीस लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई, ठीक है। अब आपको पता है 1 अपॉन एफ ई कितना है, एफ ई है आपका 20 mm, राइट। वी आपका 25 सेंटीमीटर से बोला है, लीस्ट डिस्टेंस वाला है, देखो लीस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है 25, और यहाँ से हमें निकालना है यू ई, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू ई की वैल्यू मिल जाएगी 50 अपॉन 27 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यू ई की वैल्यू मिलेगी, यू ई की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है हमें 50 अपॉन 27 सेंटीमीटर, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो क्या यू ई मिलने के बाद वी ओ निकाल सकते हैं, वी ओ मिल जाएगा एल माइनस यू ई से, ठीक है। और एल कितना दे रखा है हमें, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज 20 दे रखी है, तो 20 माइनस हम क्या करेंगे 50 अपॉन 27, तो ये आ जाएगा 490 अपॉन 27, वी ओ की वैल्यू होगी 490 अपॉन 27, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, वी नॉट निकाल लिया, तो वी नॉट के बाद हम क्या करेंगे 1 अपॉन एफ नॉट, 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट, यहाँ से हम क्या करेंगे यू नॉट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करें, वी नॉट हमने निकाल दिया, यू नॉट हमने निकाल दिया, डी हमें पता है, एफ ई हमें पता है, तो इन सब की वैल्यू पुट करके जब हम मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगी 337, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, 337 करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है।